भारत के मुख्य न्यायाधीश श्रीमान डी.वाई. चंद्रचूड़ जी, केंद्रीय कानून मंत्री मेरे साथी श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, यूके के लॉर्ड चांसलर मिस्टर एलेक्स शॉक, अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, सुप्रीम कोर्ट के अन्य सभी माननीय जजिस, बार काउंसिल के चेयरमैन और सदस्य, विभिन्न देशों से आए हुए प्रतिनिधिगण, राज्यों से आए प्रतिनिधिगण, देवी और सज्जनों, दुनिया भर की लीगल फ्रेटर्निटी के दिग्गज लोगों को मिलना, उनके दर्शन करना, ये मेरे लिए एक सुखद अनुभव है। भारत के कोने कोने से यहां लोग आज उपस्थित हैं। इस कॉन्फ्रेंस के लिए लॉर्ड चांसलर ऑफ इंग्लैंड और बार एसोसिएशन ऑफ इंग्लैंड के डेलीगेट्स भी हमारे बीच हैं। इसमें कॉमनवेल्थ कंट्रीज और अफ्रीकन कंट्रीज के प्रतिनिधि भी हिस्सा ले रहे हैं। एक तरह से इंटरनेशनल लॉयर्स कॉन्फ्रेंस वसुधैव कुटुंबकम की भारत की भावना का प्रतीक बन गई है। इस कार्यक्रम में आए हुए सभी इंटरनेशनल गेस्ट का मैं भारत में हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया को भी विशेष रूप से बधाई देता हूं, जो बखूबी से इस आयोजन का दायित्व निभा रही है। साथियों, किसी भी देश के निर्माण में वहां की लीगल फ्रेटर्निटी की बहुत बड़ी भूमिका होती है। भारत में वर्षों से जुडिशरी और बार भारत की न्याय व्यवस्था के संरक्षक रहे हैं। हमारे जो विदेशी मेहमान यहां हैं, उन्हें मैं एक बात खास तौर पर बताना चाहता हूं। कुछ ही समय पहले भारत ने अपनी आजादी के 75 साल पूरे किए हैं और आजादी की इस लड़ाई में लीगल प्रोफेशनल्स की बहुत बड़ी भूमिका रही है। आजादी की लड़ाई में अनेकों वकीलों ने चलती हुई वकालत छोड़ करके राष्ट्रीय आंदोलन का रास्ता चुना था। हमारे पूज्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, हमारे संविधान के मुख्य शिल्पी बाबा साहब आंबेडकर, देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, आजादी के समय देश को दिशा देने वाले लोकमान्य तिलक हो, वीर सावरकर हो, ऐसे अनेक महान व्यक्तित्व भी वकील ही थे। यानी लीगल प्रोफेशनल्स के अनुभव के ने आजाद भारत की नींव को मजबूत करने का काम किया। और आज जब भारत के प्रति विश्व का जो भरोसा बढ़ रहा है, उसमें भी भारत की निष्पक्ष स्वतंत्र न्याय व्यवस्था की बड़ी भूमिका है। आज ये कॉन्फ्रेंस एक ऐसे समय हो रही है
जब भारत कई ऐतिहासिक निर्णयों का साक्षी बना है। एक दिन पहले ही भारत की संसद ने लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का कानून पास किया। नारी शक्ति वंदन कानून भारत में विमेन लेड डेवलपमेंट की नई दिशा देगा, नई ऊर्जा देगा। कुछ ही दिनों पहले ही G20 के ऐतिहासिक आयोजन में दुनिया ने हमारी डेमोक्रेसी, हमारी डेमोग्राफी और हमारी डिप्लोमेसी की झलक भी देखी। एक महीने पहले आज के ही दिन भारत चंद्रमा के साउथ पोल के समीप पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया था। ऐसी अनेक उपलब्धियों के आत्मविश्वास से भरा भारत आज 2047 तक विकसित होने के लक्ष्य के लिए मेहनत कर रहा है और निश्चित तौर पर इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भारत को एक मजबूत, निष्पक्ष, स्वतंत्र न्यायिक व्यवस्था का आधार चाहिए। मुझे विश्वास है इंटरनेशनल लॉयर्स कॉन्फ्रेंस इस दिशा में भारत के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। मैं आशा करता हूं कि इस कॉन्फ्रेंस के दौरान सभी देश एक दूसरे की बेस्ट प्रैक्टिसेस से काफी कुछ सीख सकेंगे। फ्रेंड्स, 21वीं सदी में आज हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जो डीपली कनेक्टेड है। हर लीगल माइंड या इंस्टीट्यूशन अपने ज्यूरिडिक्शन को लेकर बहुत सचेत है, लेकिन ऐसी कई ताकतें हैं जिनके खिलाफ हम लड़ रहे हैं। वो बॉर्डर्स या ज्यूरिडिक्शंस की परवाह नहीं करती। और जब खतरे ग्लोबल है तो उनसे निपटने का तरीका भी ग्लोबल होना चाहिए। साइबर टेररिज्म हो, मनी लॉन्ड्रिंग हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो और इसके दुरुपयोग की भरपूर संभावनाएं हो, ऐसे अनेक मुद्दों पर सहयोग के लिए ग्लोबल फ्रेमवर्क तैयार करना सिर्फ किसी शासन या सरकार से जुड़ा मामला नहीं है। इसके लिए अलग अलग देशों के लीगल फ्रेमवर्क को भी एक दूसरे से जुड़ना होगा। जैसे हम एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए मिलकर काम करते हैं। कोई देश ये नहीं कहता तुम्हारा कानून तुम्हारे यहां, मेरा कानून मेरे यहां। जी नहीं, फिर किसी का जहाज उतरेगा ही नहीं। हर कोई कॉमन रूल्स एंड रेगुलेशंस, प्रोटोकॉल्स का पालन करता है। उसी तरह हमें अलग अलग डोमेन में ग्लोबल फ्रेमवर्क तैयार करना ही पड़ेगा। इंटरनेशनल लॉयर्स कॉन्फ्रेंस इस दिशा में अवश्य मंथन करना चाहिए, दुनिया को नई दिशा देनी चाहिए। साथियों, एक अहम विषय ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन एडीआर का है। तुषार जी ने इसका काफी वर्णन भी किया। कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन की बढ़ती कॉम्प्लेक्सिटी के साथ दुनिया भर में एडीआर का चलन भी तेजी से बढ़ा है। मुझे बताया गया है इस कॉन्फ्रेंस में इस विषय पर भी विस्तार से बात होने वाली है।
भारत में तो सदियों से पंचायत के जरिए विवादों के निपटारे की व्यवस्था रही है, हमारे संस्कार में रहा है। इस इनफॉर्मल व्यवस्था को एक व्यवस्थित रूप देने के लिए भी भारत सरकार ने मीडिएशन एक्ट बनाया है। भारत में लोक अदालत की व्यवस्था भी विवादों को हल करने की दिशा में बड़ा माध्यम है। और मुझे याद है, मैं जब गुजरात में था तो एवरेज एक मामला का न्याय होने तक सिर्फ 35 पैसे का खर्च होता था, 35 पैसे। यानी ये व्यवस्था हमारे देश में होती है। पिछले 6 साल में करीब 7 लाख केसेस को लोक अदालतों में सुलझाया गया है। साथियों, जस्टिस डिलीवरी का एक और बड़ा पहलू है जिसकी चर्चा बहुत कम हो पाती है, वो है भाषा और कानून की सरलता। अब हम भारत सरकार में भी सोच रहे हैं कि कानून 2 प्रकार से प्रस्तुत किए जाए। एक, जिस भाषा पे आप लोग के आदी हैं वो वाला ड्राफ्ट होगा, और दूसरा देश का सामान्य मानवी समझ सके ऐसी भाषा। उसको कानून भी अपना लगना चाहिए। हम कोशिश कर रहे हैं, मुझे भी सिस्टम भी उसी ढांचे में पली बड़ी है तो उसको बाहर निकालते निकालते, लेकिन हो सकता है कि अभी मुझे काफी काम है, मेरे पास समय भी बहुत है, तो मैं करता रहूंगा। कानून किस भाषा में लिखे जा रहे हैं, अदालती कार्यवाही की भाषा में हो रही है, ये बात न्याय सुनिश्चित कराने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। पहले किसी भी लॉ के ड्राफ्टिंग बहुत कॉम्प्लेक्स होती थी। सरकार के तौर पर अब हम भारत में नए कानून, जैसा मैंने आपको कहा, 2 प्रकार से, और जितना ज्यादा हम सरल बना सके और हो सके उतना भारतीय भाषाओं में उपलब्ध करा सके, उस दिशा में हम बहुत सिंसियरली प्रयास कर रहे हैं। डेटा प्रोटेक्शन लॉ आपने देखा होगा, उसमें ये सिंप्लीफिकेशन का हमने एक पहली शुरुआत की है, और मैं पक्का मानता हूं कि सामान्य व्यक्ति को उस परिभाषा से सुविधा रहेगी। भारत की न्याय व्यवस्था में मैं समझता हूं ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है, और मैं चंद्रचूड़ जी का पब्लिकली मैंने एक बार अभिनंदन किया था, क्योंकि उन्होंने कहा कि अब कोर्ट जजमेंट का ऑपरेटिव पार्ट जो लिटिगेंट है उसकी भाषा में हम उपलब्ध कराएंगे। देखिए, इतने से काम में 75 साल लग गए, और ऐसे के लिए, इसके लिए भी मुझे आना पड़ा। मैं भारत के सुप्रीम कोर्ट को इसके लिए बधाई दूंगा कि उसने अपने फैसलों को कई स्थानीय भाषाओं में भी अनुवाद करने की व्यवस्था की है। इससे भी भारत के सामान्य व्यक्ति को बहुत मदद मिलेगी। कोई पेशेंट हो ना, अगर डॉक्टर भी पेशेंट की भाषा में उसे बात करे तो आधी बीमारी यूं ही ठीक हो जाती है। बस यहां ये मामला बाकी है। साथियों, हम टेक्नोलॉजी से, रिफॉर्म से, न्यू जुडिशियल प्रैक्टिसेस से
कानूनी प्रक्रिया को कैसे और अच्छा कर सकते हैं, इस पर निरंतर काम होना चाहिए। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट ने जुडिशरी सिस्टम के सामने बड़े एवेन्यूज बना दिए हैं। थोड़े से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ने ही हमारे ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और कॉमर्स सेक्टर को बहुत बड़ा बूम दिया है। ऐसे में लीगल प्रोफेशनल से जुड़े लोगों को भी इस टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म से ज्यादा जुड़ना होगा। मैं आशा करता हूं कि इंटरनेशनल लॉयर्स कॉन्फ्रेंस न्यायिक व्यवस्थाओं के प्रति पूरी दुनिया का विश्वास बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगी। मैं इस आयोजन से जुड़े हर व्यक्ति को इस सफल कार्यक्रम के लिए अपनी ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर फॉर योर इंस्पायरिंग वर्ड्स। आपकी अति गरिमामय उपस्थिति तथा प्रेरणा से भरे हुए संबोधन के लिए आपका हृदय से आभार माननीय प्रधानमंत्री जी। थैंक यू द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। दिल्ली के विज्ञान भवन में अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन में आपने सुना चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ बोले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर उन्होंने संबोधन किया और कई अहम बातें यहां पर प्रधानमंत्री ने की। कहा कि आजादी की लड़ाई में, उस आंदोलन में कई बड़े वकीलों ने राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी चलती वकालत छोड़ दी। अधिकतर बड़े स्वाधीनता सेनानी उस समय वकील थे। उस समय और आजादी के बाद भी न्यायिक पेशे से जुड़े वकीलों ने देश के विकास की एक नींव को मजबूत किया। यहाँ पर उन्होंने नेहरू, अंबेडकर, पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सभी के योगदान का जिक्र किया कि किस तरह से देश की आजादी और उसकी नींव को मजबूत करने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो कॉन्फ्रेंस है ऐसे समय में हो रही है जब हमने हाल ही में महिलाओं को 33% आरक्षण का कानून पास किया है और तमाम बातों का यहाँ पर जिक्र करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि भारत को मजबूत न्याय व्यवस्था का आधार चाहिए और ऐसी ताकतें हैं जो कि ज्यूरिसडिक्शन और बॉर्डर की परवाह नहीं करती। ऐसे में ग्लोबल तरीके उससे लड़ने के ढूंढने चाहिए।